हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम जो टॉपिक पिकअप कर रहे हैं वो आप समझ ही गए हैं। द नाजी वर्ल्ड व्यू मीन्स जो नाजिज़्म है उसका दुनिया को लेकर क्या सोचना है, उनके लोगों के बारे में नाजिज़्म की आइडियोलॉजी क्या कहती है। तो जिस तरह से मैं ट्यूटोरियल्स में आपको एक ओवरव्यू देता चला आता हूँ, जिससे आपको चैप्टर में कैसे आगे बढ़ना है उसका आइडिया हो जाता है और समझने में मदद मिलती है। तो इसमें भी मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को लेके हमें क्या पढ़ना है। दरअसल जो नाजिज़्म था उसकी जो आइडियोलॉजी थी उसके दो कोर पॉइंट थे। एक तो बेस्ड था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे, मतलब जो मानव जाति है उसकी नस्ल के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना, और दूसरा था एक्सपेंशनिज्म, मतलब अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाना, जिसे आप इसमें लेवेंसराम के रूप में पढ़ेंगे। तो इन दो आधार पर नाजी आइडियोलॉजी आगे बढ़ती है। और वास्तव में हिटलर क्या सोचता था और उसकी क्या प्रैक्टिसेस थी जो उसने अडॉप्ट की थी पॉलिटिक्स में, उसी को हम नाजी आइडियोलॉजी कहते हैं। और उसी आइडियोलॉजी के आधार पर इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लगभग 11 मिलियन पीपल के कत्ल का, मर्डर का, जिनोसाइड का, होलोकास्ट का ब्लेम लगता है हिटलर रिजीम पर, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा जो लोग मास किलिंग के शिकार हुए वो थे ज्यूज़। और इसी में डिज़ायरेबल्स और अनडिज़ायरेबल्स की कैटेगरी आपको पढ़ने को मिलेगी इस टॉपिक के अंतर्गत। कि कौन लोग थे जो डिज़ायरेबल्स थे, जो सुपीरियर रेस थी, जिसे सर्वाइव करने का, ग्रो करने का और मल्टीप्लाई करने का अधिकार था, और अनडिज़ायरेबल्स कौन थे जिन्हें हिटलर देखना नहीं पसंद करता था। वो चाहता था कि उनकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी ही पूरी ख़त्म हो जाए इस दुनिया से। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है टेक्स्ट मैटर में। तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। द क्राइम्स मीन्स अपराध, ये उन्हीं अपराधों की बात हो रही है जो ह्यूमनिटी के खिलाफ थे, दैट वर रिलेटेड टू किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट नाजीज कमिटेड, मतलब कमिटेड मतलब जो उन्होंने किया, नाजीज कमिटेड और लिंक्ड टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ। तो जो कुछ भी जिनोसाइड या हॉलोकास्ट या किलिंग ऑफ पीपल हमें नाजी आइडियोलॉजी में पढ़ने को मिलता है, वो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिसेस के तहत था। इसका मतलब ये है कि वो उनकी सोच का अंग था। नाजिज़्म में वो सोच थी और उस सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कुछ करते थे वो प्रैक्टिसेस हो गई, वो सब हम पढ़ेंगे, बिलीफ भी और प्रैक्टिसेस भी। नाइजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि हिटलर क्या सोचता था, हिटलर का नज़रिया ही एक प्रकार से नाइजी आइडियोलॉजी थी। वॉट हिटलर थॉट, डिड, प्रैक्टिस्ड was the part of Nazi ideology. According to this, there was no equality between people. अब देखिए कि नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से लोगों में बराबर समानता नहीं होती, मतलब पीपल आर अनइक्वल। और आप भी साथ साथ सोचते रहिए कि नाजी आइडियोलॉजी के कितने प्रिंसिपल्स को आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ ये ठीक था, ये ठीक था, और कहाँ पर नाजी आइडियोलॉजी अनसाइंटिफिक थी, इनह्यूमेन थी, इलॉजिकल थी, अनडेमोक्रेटिक थी, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। तो नाइजी आइडियोलॉजी, या आप कह सकते हैं कि हिटलर का ये मानना था कि लोग समान नहीं हैं, बल्कि एक रेशियल हायरार्की बनती है। हायरार्की का मतलब होता है कि क्रम बनना, मतलब कि फर्स्ट नंबर पे कौन रहेगा, सेकंड नंबर पे कौन रहेगा, थर्ड नंबर पे कौन रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको इंडियन गवर्नमेंट की हायरार्की बनानी है, तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट आएंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, इस तरह से एक हायरार्की बनती है, क्रम बनता है, सीक्वेंस बनता है, सबसे ऊपर फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो उसी प्रकार से ह्यूमन रेस भी है, मतलब मनुष्य और उसके ओरिजिन के हिसाब से, उसकी बनावट के हिसाब से ह्यूमन रेस हम कह सकते हैं कि हिटलर ये मानता था। और इसमें भी सुपीरियर रेस है और इन्फीरियर रेस है, इनके बीच में भी रेसेस हैं, नस्लें हैं मानव जाति की। अब देखिए आप अफ्रीकन्स को देखते हो, उनकी बनावट कहीं ना कहीं हमसे डिफरेंट है, और हमसे कहीं ना ज़्यादा एडवांस्ड जो वेस्टर्न पीपल हैं, तो ऐसी डिफरेंसेस को वो मानता था। इन दिस व्यू, अब देखिए वो कौन थे सुपीरियर रेस वाले लोग, तो उसमें ब्लॉन्ड यानी कि जिनके सुनहरे बाल होते हैं, ब्लू वाइट आँखें, ब्लू आइड होती हैं, और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। देखिए आर्यंस रेस हो गई, और उसमें भी जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस में भी जो नॉर्डिक ब्रांच थी उसको वो सब ज़्यादा सुपीरियर रेस मानता था, मतलब देवर एट द टॉप, वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग। तो सबसे नीचे कौन सी नस्ल आती थी मानव जाति की, वो थे ज्यूज, मतलब जो यहूदी थे वो सबसे नीचे थे, और आर्यंस वर एट द टॉप, उसमें भी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। उनकी पहचान है कि उनके ब्लॉन्ड यानी सुनहरे बाल होते थे, गोरा रंग, ब्लू आइट,
जो आँख की पुतलियाँ हैं वो नीली होती थी। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एंटी रेस। देखिए, ज्यूस को एंटी रेस कहा गया, मतलब पूरी मानव नस्ल का विरोधी माना गया ज्यूस को, मतलब उनको तो रहने का हक ही नहीं है। द आर्क इनेमीज ऑफ आर्यंस, और उनको आर्यंस का घोर विरोधी माना गया, मतलब हमेशा हमेशा का दुश्मन आर्यंस के ज्यूस थे, ऐसा माना गया। ये सब किस पार्ट का हिस्सा है, किस आइडियोलॉजी का? नाजी आइडियोलॉजी का। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। अच्छा, बाकी मतलब आर्यंस तो हो गए सबसे ऊपर, सबसे नीचे हो गए ज्यूस, और उसके बीच में जो पीपल आते हैं जो कलर्ड पीपल थे, मतलब हु वर नॉट वाइट कलर्ड, तो वो डिसाइड होता था कि उनके एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, कैसे दिखते हैं वो। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे ऊपर तो हो गए आर्यंस, ठीक है, और सबसे नीचे हो गए ज्यूस, और उसके बीच में भी कलर्ड पीपल आते हैं। तो आर्यंस तो हो गए डिज़ायरेबल और बाकी सब हो गए अनडिज़ायरेबल। इन अनडिज़ायरेबल में सबसे नीचे ज्यूस को रखा गया। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक, अब देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है, चार्ल्स डार्विन का नाम आ रहा है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आ रहा है, ये सब साइंटिस्ट थे। तो हिटलर की जो रेशियल आइडियोलॉजी थी वो इनके थ्योरीज पर बेस्ड थी, इन्होंने जो आइडियाज़ दिए थे उस पर बेस्ड थी, ऐसा यहाँ लिखा गया है। डार्विन वाज अ नेचुरल साइंटिस्ट, अब जैसे डार्विन थे, उन्होंने एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो थ्योरी दी उसमें था क्रिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, वो नेचुरली ग्रो करते हैं, अगर उनके हिसाब से इन्वायरमेंट है तो रहेंगे, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे, जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहा गया। आप ज़मीन में बीज डालते हो लेकिन हर बीज नहीं उगता है, कुछ दबे रह जाते हैं, जब उन्हें ठीक से कंडीशंस मिलती हैं तो वो ग्रो करते हैं, और ये हर नेचुरल प्राणी पर लागू होता है। अच्छा, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत फेमस है ये, और इस पे ज़रूर आपको विचार करना चाहिए कि हाँ, ये कहाँ तक सही है, और कहाँ तक ये साइंटिफिक थॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमारी अदर सोच को प्रभावित कर सकता है। अब देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये हो गया कि जो बेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा, जो वीक होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, आप इसे कहीं पे भी लागू कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप कमरे पे हो और मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप जो भी डिवाइस यूज़ करते हो या मच्छर के लिए कोई अगरबत्ती वगैरह जला देते हो, तो देखिए कुछ तो तुरंत भाग के बाहर हो जाते हैं, और कुछ काफ़ी देर बाद भी उसी कमरे में यहाँ वहाँ मंडराते रहते हैं। तो जो अभी भी ज़िंदा है ना, दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशंस, जहाँ पे उनको भगाने के लिए हमने पूरा का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि एडवर्स कंडीशंस में काफ़ी लोग खत्म हो जाते हैं पर फिर भी कुछ लोग सर्वाइव कर जाते हैं। दैट इज़ द बेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द फिटेस्ट विल सर्वाइव, अदर विल पैरिश। लेकिन ये नेचुरली है, मतलब दोनों थ्योरीज नेचुरल एवोल्यूशन सेलेक्शंस पर बेस्ड थी, लेकिन हिटलर ने उनको अपने हिसाब से ढाल लिया। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ, मतलब वही प्रजातियां अर्थ पर बचती हैं, स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ दैट वुड अडाप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसलिए देखिए, डायनासोर्स आज नहीं है, दे कुड नॉट सर्वाइव, और आज भी कितनी प्रजातियां हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और कितनी प्रजातियां हैं जो आज दे आर ऑन द बर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये सब यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड, लेकिन अब हमें ये ध्यान में रखना है कि हम इसे गलत इंटरप्रेट ना करें, कि डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन बॉडी थॉट वाज अ प्योरली नेचर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो नेचर को करना है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, मानव का दखल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स हैं, दे हैव डेवलप्ड, वो भी इसी नेचुरल इवोल्यूशन का हिस्सा है, लेकिन हिटलर ने क्या किया कि अपने थॉट के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार नस्ल में भेदभाव शुरू कर दिया, जबकि नेचर इस तरह से भेदभाव नहीं करता। नेचर सिर्फ कंडीशंस प्रोवाइड करता है, उसमें जो रह पाए जो ना रह पाए। हाउएवर हिज आइडियाज़ वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर्स, लेकिन जो उनके आइडियाज़ सिर्फ हिटलर ही नहीं है, जो आइडियाज़ थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, इन्हें जो रेसिस्ट थे, मतलब रेसिस्ट सिर्फ हिटलर ही नहीं था, आपने अफ्रीका में पढ़ा था द थ्योरी ऑफ अपार्थाइड, जो साउथ अफ्रीकन्स, जो वाइट पीपल, जो नेटिव अमेरिकन्स थे, उनके खिलाफ यूज़ करते थे, और नेल्सन मंडेला के स्ट्रगल के बाद साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है। तो हाउएवर हिज आइडियाज़ वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर्स एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कंकर्ड पीपल। तो इंपीरियल रूल का मतलब ये है कि जहाँ पर राजतंत्र होता है, एम्परर्स रूल करते हैं, किंग्स रूल करते हैं, तो अपने समय समय पर इस तरह के आइडियाज़ का प्रयोग जो थिंकर्स हैं, विचारक हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो करते रहे हैं लोगों पर राज करने के लिए। कंकर्ड पीपल, पीपल्स का मतलब यहाँ पे है राष्ट्र, कंट्रीज़, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ पर राज करने के लिए वो इस तरह से लोगों को भरमाते रहे हैं।
द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल। अच्छा, नाजी आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल था। क्या सिंपल था? द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। सीधी सी बात है कि हम टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस हैं वो बचेंगी, जो वीक होंगे वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। पेरिस का मतलब नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट। तो ये माना गया कि जो आर्यन रेस है इट वॉज द फाइनेस्ट। आयरन रेस वॉज द फाइनेस्ट। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी। अब जो कि आयरन रेस फाइनेस्ट है तो इसकी प्योरिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। ये शुद्ध रेस है तो इसे शुद्धता बनाए रखने के लिए और इसे पूरा हक है कि और स्ट्रॉन्गर हो और पूरे वर्ल्ड में डोमिनेशन इसी का होना चाहिए, आयरन रेस का। अच्छा, प्योरिटी कब ख़त्म होती है? जब आसपास की मिलावट शुरू हो जाती है। तो इस रेस की मिलावट को बचाने के लिए और रेस को ख़त्म कर दो या उन्हें अपना गुलाम बना लो। ये आइडियोलॉजी थी, नाजी आइडियोलॉजी थी। ये रेशियल आइडियोलॉजी हमने यहाँ पर पढ़ी, विच वाज बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इट वाज सोर्स्ड फ्रॉम द साइंटिस्ट लाइक चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन, हर्बर्ट स्पेंसर्स कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। The blonde, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top and Jews were at the lowest rung. They were called anti-race and arch enemies of the Aryans. तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा। दूसरी जो मैंने बताया था आपको आइडियोलॉजी का हिस्सा था, द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट। देखिए, जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट का मतलब ये है कि जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड है। अब जैसे इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, अमेरिका कहाँ पे लोकेटेड है, अफगानिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जोग्राफिकल लोकेशंस हैं। और यहीं पे ये थ्योरी है लेवेंसराम। लेवेंसराम का मतलब लिविंग प्लेस, स्पेस मतलब रहने की जगह। तो ये जो नाजी आइडियोलॉजी का हिस्सा था ये लेवेंसराम या लिविंग प्लेस स्पेस, इसका क्या नतीजा हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि ही बिलीव दैट द न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। अब लोगों को बसाने के लिए न्यू टेरिटरीज को अक्वायर करना पड़ेगा। दिस इज़ लिविंग स्पेस हमें अक्वायर करना पड़ेगा, मतलब अगर हमारे पास जगह खत्म है तो हमें नई जगह बनानी पड़ेगी, उस पर कब्जा करना पड़ेगा। ये नाइजी आइडियोलॉजी का एक प्रिंसिपल था, लेवेंसराम लिविंग स्पेस। दे शुड इनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री। अब देखिए इसका क्या क्या असर पड़ेगा। एक तो एरिया बढ़ जाएगा मदर कंट्री का, है ना, मदर कंट्री का एरिया बढ़ जाएगा। इनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री वाइल इनेबलिंग द सेटलर्स। तो जो सेटलर्स हैं उन्हें बसाया जाएगा। अब देखिए हम देखेंगे आगे पोलैंड में ये काम करने की कोशिश करता है हिटलर कि जर्मनी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बढ़ाया जाए, नई टेरिटरी एक्वायर की जाए, जो नई ज़मीनें होंगी, नई जगह होगी, वहाँ पे लोगों को बसाया जाएगा टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। तो देखिए उनकी ओरिजिन मान लीजिए जर्मन्स हैं, तो जर्मन्स तो यूरोप के कई क्षेत्रों में फैले हुए थे, तो वो उन जगहों पे जाकर बसेंगे और अपना जो ओरिजिन कंट्री उससे भी अपना एक लिंक बना के रखेंगे। मीन्स कि मान लीजिए ये जर्मनी है और कोई नई टेरिटरी यहाँ एक्वायर की जाती है तो यहाँ से ले जाकर लोग बसाए जाएंगे, या अदर जगह जो जर्मन्स रह रहे हैं उनको ले जाकर बसाया जाएगा, तो उनका लिंक अपनी ओरिजिन से बना रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक एम्पायर खड़ा हो जाएगा जिसे ग्रेटर जर्मनी हिटलर मानता था कि हमें तैयार करना है। इट वुड आल्सो इनहेंस द मटेरियल रिसोर्सेज। उसके अलावा जब हम नई टेरिटरी एक्वायर करेंगे तो वहाँ के मटेरियल रिसोर्सेज भी हमें मिलेंगे, से इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी जर्मनी की। मीन्स इट विल इनहेंस द पावर ऑफ द जर्मन नेशन। तो देखिए ये हो गया लिविंग स्पेस। रेशियल हायरार्की में हमने देखा कि द पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेसेस, और लेवेंसराम का मतलब था लिविंग स्पेस दैट इज न्यू टेरिटरीज नीडेड टू बी एक्वायर्ड टू सेटल जर्मन्स देयर। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड। अच्छा, जर्मनी में अगर नई टेरिटरीज को ज्वाइन कराना है तो उसने ईस्ट वर्ल्ड की तरफ मूव करना शुरू किया, और टू कंसनट्रेट ऑल जर्मन्स जोग्राफिकली इन वन प्लेस। तो सारे जर्मन्स को एक जगह ले जाके इकट्ठा करना है, एक एम्पायर बनाना है। कंसनट्रेट का मतलब हो जाए ले जाके इकट्ठा कर देना। जोग्राफिकली इन वन प्लेस मतलब वो जो तितर बितर यहाँ वहाँ हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना। मतलब उसका ये था कि जितने भी जर्मन बोलने वाले लोग हैं, जर्मन ओरिजिन के लोग हैं, वो सब आकर एक जगह एक एम्पायर में रहें। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। तो लेवेंसराम के तहत उसने पोलैंड पे आक्रमण किया था, इसलिए यहाँ लिखा गया कि पोलैंड बिकेम लेबोरेटरी, मतलब एक प्रकार से जो एक्सपेरिमेंटेशन था इस पॉलिसी का। लेकिन मैं एक बता दूं आपको कि ना तो रेशल हायरार्की कोई नई आइडियोलॉजी थी और ना ही लेवेंसराम कोई नई आइडियोलॉजी थी। तो जहाँ भी जर्मन्स हैं उन्हें ले जाकर एक जगह एक जोग्राफिकल प्लेस पर इकट्ठा करके बसाना, उसके लिए पोलैंड पे आक्रमण किया गया। और पोलैंड पे आक्रमण किया गया तो वहाँ पे ले जाके जर्मन्स, जबकि वहाँ पे जर्मन्स बहुत कम थे, तो वहाँ पोलैंड वासियों को हटाकर वहाँ पे जर्मन्स को इस्टेब्लिश करना, सेटल कराना, ये इनकी इस पॉलिसी का हिस्सा था।
तो दोनों पॉलिसी क्लियर हो गई। एक तो मैंने बताया था जो रेशियल हायरार्की, और दूसरा एक्सपेंशनिज्म जो पोलैंड पे आक्रमण करता है। और मालूम है इसी के साथ वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। सारे नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, मतलब एक ऐसा राज्य स्थापित करना जो पूरी तरह से रेशियल हो, मतलब एक रेस को बिलोंग करता हो, उसका आधार, उसका बेस रेस हो, मानव की नस्ल हो, एक नस्लवादी स्टेट स्थापित करना, स्टैब्लिश करना, जिसकी पहचान रेशियल हो कि हाँ भाई इस नस्ल के लोग यहाँ रहते हैं इसलिए बनाया गया। अब जैसे हमारे यहाँ जो इंडिया है, इंडिया में अब जैसे कुछ राज्य हमारे यहाँ जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, मतलब वहाँ पे एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा थे तो उसको एक स्टेट बना दिया गया। जैसे कि आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट यही था, तो एक लिंग्विस्टिक स्टेट है, यानी भारत में इस स्टेट को बनाया गया यहाँ पे भाषा बोलने वाले लोगों की वजह से। उसी प्रकार से कोई कंट्री इस तरह से तैयार किया जाए कि वहाँ पर एक ही रेस के लोग रहें, एक ही नस्ल के लोग रहें, मानव की एक ही प्रजाति वहाँ पे रहे, तो उसे रेशियल स्टेट कहेंगे। वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट द ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी। देखिए एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि बाकी सब बाहर और कुछ ही लोग अंदर, और इंक्लूसिव का मतलब होता है, मतलब यहाँ पे आई एन लगा दें, इन और क्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। जैसे इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिव है, इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं इंक्लूसिव होती हैं, समावेशी, सबको साथ लेके चलने वाली। और एक्सक्लूसिव में हम कुछ लोगों को बाहर कर देते हैं। जैसे आप टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, लिखा रहता है एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव, इसका मतलब वो सिर्फ उसी चैनल पे आ रही, बाकी नहीं आ रही है। और जब वो और चैनल पे भी आने लगती है न्यूज़ तो एक्सक्लूसिव लिख के नहीं आता। तो खास, नॉट कॉमन, तो क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स। तो नाजीज ने अपनी बड़ी भयंकर डेंजरस विचारधारा पे काम करना शुरू किया, और उनका जो सपना था कि एक ऐसा स्टेट तैयार किया जाए जहाँ पे एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी रहे। अब वो रेशियल कम्युनिटी थी प्योर जर्मन्स की, मतलब वहाँ पे सिर्फ जर्मन्स ही रहेंगे, वो भी प्योर जर्मन्स, क्योंकि जर्मन्स में भी काफ़ी लोग थे जिन्हें अनडिजायरेबल माना जाता था। भाई फिजिकली एलिमिनेटिंग, देखिए कितना खतरनाक है। फिजिकली एलिमिनेटिंग मतलब यानी जर्मन्स के अलावा वहाँ जो कोई भी होगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। एलिमिनेटेड मतलब होता है ख़त्म कर देना। ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, अवांछित, मतलब इनकी ज़रूरत ही नहीं है, वही है अनडिजायरेबल। और डिजायरेबल जिनकी ज़रूरत है। तो एक रेशियल स्टेट बनाने की कोशिश की गई जिसमें सिर्फ प्योर जर्मन्स रहेंगे और बाकी लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा वहाँ से। तो उन्हें अनडिजायरेबल्स, जिन्हें एलिमिनेट किया जाएगा, वो कौन लोग हैं? अनडिजायरेबल्स इन द एक्सटेंडेड एम्पायर। एक्सटेंडेड एम्पायर का मतलब ये हो गया कि भाई जर्मनी जब आक्रमण करेगा और दूसरे क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेगा तो जर्मनी का क्षेत्रफल तो बढ़ जाएगा ना। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। अब देखिए यहाँ पे प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, इन सबको याद रखिए आप, नोट्स हमने बनाए हुए हैं। स्टडी मटेरियल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, लेकिन जब आप एक बार इसको पढ़े रहोगे तो सारे नोट्स समझ में आएंगे। तो देखिए प्योर आर्यन रेस में प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, इसका मतलब जो हेल्दी नहीं होंगे वो भी अनडिजायरेबल कैटेगरी में आ जाएंगे। दे अलोन वर कंसिडर डिजायरेबल। तो डिजायरेबल्स कौन लोग थे? डिजायरेबल्स ये लोग थे प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्पेरिंग। अब देखिए इन्हें प्रॉस्पर की मतलब तरक्की करने का अधिकार था, अपनी जाति को, नस्ल को बढ़ाने का अधिकार था, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने का अधिकार था। अगेंस्ट ऑल अदर हु वर क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल। जो लोग अनडिजायरेबल लोग थे, मीन्स अवांछित, जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उन्हें प्रॉस्पर, मल्टीप्लाई करने का, ग्रो करने का, दे वर नॉट वर्दी ऑफ लिविंग, आप ये कह सकते हैं कि उन्हें जीने का ही अधिकार नहीं था एक प्रकार से। तो डिजायरेबल्स हो गए प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, और अनडिजायरेबल्स आगे हम पढ़ेंगे। दिस मेंट, मतलब अनडिजायरेबल का मतलब ये हो गया कि क्योंकि यहाँ पे लिखा गया हेल्दी, इसका मतलब ये है कि वो जर्मन्स जो जिन्हें इम्प्योर माना जाता था, अशुद्ध, और एबनॉर्मल मतलब हैंडीकैप्ड हो या कोई कमी हो मेंटली फिजिकली, तो उन्हें भी रहने का अधिकार नहीं था। नो राइट टू एग्जिस्ट अंडर द इथनेशिया प्रोग्राम, मतलब लोगों को, देखिए सारे प्रोग्राम्स हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इथनेशिया प्रोग्राम एक चलाया गया जिसमें लोगों को इंजेक्शन दे के या कोई और ऐसा तरीका अपना के कि उन्हें पेन ना हो, दर्द ना हो और वो ख़त्म हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत बीमारी से पीड़ित है, उसकी जीने की इच्छा नहीं है ना, तो लोग कहते हैं भाई मुझे इंजेक्शन दे के मार दो, मैं और जीना नहीं चाहता। तो उस तरह का था ये। हेलमट्स फादर अलॉन्ग विद अदर नाजी ऑफिसर्स हैड कंडेम्ड टू डेथ। कंडेम्ड टू डेथ का मतलब कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। मैनी जर्मन, कई जर्मन्स को हेलमत के पिताजी ने मारा था, यही इथनेशिया प्रोग्राम के तहत, मतलब इकट्ठा किया और इंजेक्शन दे दे के मार दिया।
हु वर कंसीडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। बताइए उन लोगों को जो मानसिक रूप से ठीक नहीं थे, पागल थे या उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और जो फिजिकली अनफिट थे, जिन्हें हम हैंडीकैप कह सकते हैं या अपंग कह सकते हैं, दिव्यांग। बताइए ऐसे लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। कितनी खतरनाक आइडियोलॉजी थी इनकी। Jews were not the only community classified as undesirable। अब जैसा हम लोग डिजायरेबल तो पढ़ चुके हैं, है ना, प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड। लेकिन जो अनडिजायरेबल्स हैं इनमें कौन कौन लोग शामिल थे वो पता होने चाहिए। तो देखिए इसमें जिप्सीज भी शामिल थे। जिप्सीज का ओरिजिन तो नॉर्थ इंडियन बताया जाता है, मतलब जिप्सीज शब्द किसी को कह दिया जाए तो बड़ा ख़राब लगता है। हमारे यहाँ जिप्सीज तो उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग कह देते हैं आप हब्सी हो क्या, हब्सी बना देते हैं। तो ये एक प्रकार से जाति सूचक और गाली देने जैसा हो जाता है कि जिप्सी हो क्या। तो ये बेघर घुमंतू जाति, वॉन्डरिंग, यहाँ से वहाँ खाना बदोश लोग थे ये लोग, वॉन्डरिंग पीपल। और कई जातियाँ हैं जिन्हें जिप्सी की कैटेगरी के तहत रखा जाता है। एंड ब्लैक्स, तो जिप्सीज हैं जो ब्लैक कलर के लोग थे, जो नाजी जर्मनी में रहते थे, वर कंसीडर्ड ए रेशियल इन्फीरियर्स। तो देखिए यहाँ पर शब्द आया है इन्फीरियर्स, मतलब तुच्छ, निम्न, बहुत ही लो वैल्यू के लोग। यहाँ लो वैल्यू मतलब लो रेस। तो जिप्सीज हो गए, ब्लैक पीपल हो गए जो नाजी जर्मनी में रहते थे, उन्हें इन्फीरियर्स कहा गया। देखिए ज्यूज तो हो गए लोएस्ट इन्फीरियर पीपल। हु थ्रेटेंड द बायोलॉजिकल प्योरिटी। क्या बात है, बायोलॉजिकल प्योरिटी मतलब उनके जन्म से जो उनकी शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है जर्मन्स की, उनके लिए खतरा थे ये लोग। मतलब ये लोग दूर ही रहें, जैसे इनके छूने की वजह से जो प्योर जर्मन्स हैं जिन्हें डिजायरेबल कहा जाता तो इम्प्योर हो जाएंगे। या अगर कोई मैरिज इन आर्यंस की इन जिप्सीज से हो जाए या ब्लैक पीपल से हो जाए तो वो बायोलॉजिकल इम्प्योर हो जाएंगे, जो उनकी संतानें होंगी। इस तरह खतरनाक आइडियोलॉजी नाजी आइडियोलॉजी का हिस्सा थी। वो थ्रेटेंड द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस। सुपीरियर आर्यन रेस के प्योरिटी के लिए खतरा थे ये इन्फीरियर्स में। ब्लैक्स थे, जिप्सीज थे, ज्यूज तो थे ही। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, उन्हें खूब परसिक्यूट किया गया, सजाएं दी गई, मौत दी गई, परेशान किया गया, यातनाएं दी गई। इवन रशियंस एंड पोल्स, अरे रशियंस भी उसमें शामिल थे, पोल्स भी उसमें शामिल थे, मतलब जर्मन्स को छोड़ दीजिए तो सब वर कंसीडर्ड सब ह्यूमन। इन्हें क्या कहा जाता था, सब ह्यूमंस, मतलब मानव जाति के होते हुए भी वो जर्मन आर्यन से नीचे थे। आप इन्हें भी इन्फीरियर कैटेगरी में डाल सकते हैं। एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमनिटी, इसलिए इनके साथ मानवता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमनिटी। तब आप समझ रहे होंगे डिजायरेबल्स कौन थे, प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, ब्लू आइट, ब्लॉन्ड। और अनडिजायरेबल्स में जर्मन्स भी शामिल थे जो इम्प्योर, एबनॉर्मल और फिजिकली अनफिट, मेंटली, उन्हें भी इथनेसिया प्रोग्राम के तहत मारा गया। अनडिजायरेबल्स में जिप्सीज भी थे, इन्फीरियर्स, ब्लैक पीपल, और ये बायोलॉजिकल प्योरिटी जो सुपीरियर रेस की है उसके लिए खतरा थे, तो इन्हें ख़त्म करना है। तो दे वर परसिक्यूटेड, चाहे रशियंस हो चाहे पोल्स हो, यानी पोलैंड के रहने वाले पोलिश जाति के लोग, इन्हें सब ह्यूमन समझा गया। इन्हें मानवता का इनके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता, मतलब उन्हें ह्यूमन नहीं समझा जाए। वह जर्मनी ऑक्युपाइड पोलैंड, जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया, जर्मनी ने जो है पोलैंड को आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था। पूरा तो नहीं लिया था, लेकिन बाद में रशिया पर आक्रमण करने के बाद पूरा ले लेता है। एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, तो पोलैंड पे पूरा अधिकार किया, फिर रशिया पे आक्रमण करते वक्त रशिया का कुछ हिस्सा भी उसने अपने कब्जे में ले लिया था। कैप्चर्ड सिविलियंस और फोर्स टू वर्क, तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, मतलब जो नॉन जर्मन एंड नॉन आर्यन पीपल थे, तो उन्हें पकड़ने के बाद उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जैसे दास होते हैं ना, अब तो सर्वेंट हैं आप हायर कर लेते हो, लेकिन एक समय था स्लेव्स होते थे जिन्हें खरीदा जाता था, और उन्हें जो काम करने के लिए कहा जाए उन्हें करना पड़ता था। जानवरों जैसा सलूक उनके साथ किया जाता था। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क लिया जाता था, कुछ लोग तो उसकी वजह से मर जाते थे और कुछ लोग भूखमरी की वजह से मर जाते। देखिए वीडियो में मैं इस तरह की कुछ इमेजेस दिखाना नहीं चाहता, आप इंटरनेट पर खुद सर्च कर लीजिएगा किस प्रकार से हार्ड मास के कंकाल की तरह लोग हो जाया करते थे और फिर ख़त्म हो जाते थे। ये सारी जो तरीके हैं अपनाए गए थे एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल पीपल। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी में सबसे ज़्यादा जिन्हें सताया गया वो थे ज्यूज। नाजी जर्मनी में ज्यूज की तो आफत ही आफत थी। वैसे ज्यूज का इतिहास रहा है सफरिंग का। नाजी हेटेड ऑफ ज्यूज हैड ए प्रिकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज। देखिए नाजी जर्मनी में अगर ज्यूज के साथ हेटेड का भाव था, जो नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वो घृणा करते थे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाजी लोग ही उनसे घृणा करते थे या हिटलर ही उनसे घृणा करता था, बल्कि अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें तो पहले भी ज्यूज को
घृणा की नज़र से क्रिश्चियनिटी के लोग देखते थे, क्रिश्चियन पीपल देखते थे। मतलब द क्रिश्चियन उनके प्रति हॉस्टाइल थे, उन्हें अपना दुश्मन समझते थे। उसका कारण ये था कि इन पे आरोप लगता है कि जीसस क्राइस्ट की जो डेथ थी वो ज्यूज़ की वजह से ही हुई थी, इसलिए इन्हें कहा जाता था दे वर द किलर्स ऑफ क्राइस्ट। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट। स्टीरियोटाइप का मतलब किसी के ऊपर एक प्रकार से ठप्पा लग जाए कि हाँ ये ऐसा ही है, उसकी पहचान बन जाए, वही है स्टीरियोटाइप। तो ज्यूज़ को, अब तो हम बहुत ही लिबरल वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन एक समय था और आज भी कुछ लोग यही मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट की मौत के ज़िम्मेदार ज्यूज़ ही थे। तो नफ़रत की भावना तो पहले ही थी। एंड यूज़रर्स मतलब सूदखोर, मतलब एक प्रकार से पैसा बना के उसको उधार दे के उससे ब्याज कमाना, मतलब धनी लोग भी थे ना। ज्यूज़ इतने सताए गए इसलिए इनकी जनसंख्या काफ़ी कम है, 1 करोड़ भी नहीं है शायद, और इज़राइल में ज़्यादा से ज़्यादा ज्यूज़ लोग रहते हैं। अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज्यूज़ और वहाँ के जो अरब निवासी हैं उनके बीच में है। तो आप देखेंगे कि इन्हें कितनी बार इनकी जनसंख्या को नाश करने की कोशिश की गई ज्यूज़ की। तो कुछ नया नहीं था। अंटिल मिडिवल टाइम्स यानी मध्यकाल तक ज्यूज़ वर बार्ड फ्रॉम ओनिंग लैंड। तो अगर एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ज्यूज़ की हैट्रेड किस प्रकार की थी, तो उन्हें ज़मीन हथियाने का हक नहीं था। मतलब पहले भी, हिटलर के पहले भी, मिडिवल टाइम की बात की जा रही है। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग। तो फिर वो व्यापार के ज़रिए और मनी लेंडिंग के ज़रिए, मतलब पैसा उधार देकर वो अपनी अर्निंग इनकम बढ़ाते थे। मतलब इतना सताने के बावजूद भी दे वर प्रॉस्परस। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेटोज। ये वर्ड हो सकता है आगे भी आए। दरअसल घेटोज का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रजाति, एक कम्युनिटी सताई जाती है तो वो सब भाग कर जाकर इकट्ठा एक जगह फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज़ रहना शुरू कर देते हैं। तो वो सेपरेट इलाका बन जाता है एक प्रकार से, जो उस कम्युनिटी का खास हो जाता है, तो उन्हें घेटोज कहा जाता है। तो वो सबके साथ नहीं रहते थे, बल्कि उनके लिए सेपरेटली मार्क्ड एरियाज़ थे जिन्हें घेटोज कहा जाता था। तो वो वहाँ रहते थे। हमारे यहाँ जो इंडियन सोसाइटी है, खासकर हिंदुइज़्म में जो जातीय भेदभाव है, उसके हिसाब से जो दलित हैं, जो जिन्हें सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल कहा जाता है, तो जो अपर कास्ट पीपल लोअर कास्ट पीपल के साथ नहीं रहते थे। खासकर जो हाईली लोअर कास्ट लोग थे, उन्हें गाँव में मेन पार्ट में रहने का हक नहीं था। तो इस प्रकार से सेपरेशन पहले भी होता रहा है, लेकिन नाज़ीज़ ने हद कर दी थी। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड, उन्हें अक्सर सताया जाता था। पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस मतलब समय-समय पर बहुत ही सिस्टमैटिक वायलेंस तरीके से उन्हें सताया जाता था। एंड एक्सपल्जन यानी उन्हें हटा दिया जाता था। जो उनकी ज़मीन है उनसे बेदखल कर दिया जाता था। बताइए, इतना कुछ हिटलर के पहले भी होता रहा था। हाउएवर हिटलर्स हेट्रेड ऑफ ज्यूज़ वाज़ बेस्ड ऑन स्यूडो साइंटिफिक, मतलब जो पूरी तरह से साइंटिफिक ना हो, उसमें मिलावट कर दी गई हो। छद्म, अनरियल इसे आप कह सकते हो। लेकिन हिटलर की जो ज्यूज़ के प्रति हेट्रेड थी, जैसे यहाँ हमने देखा कि जो क्रिश्चियंस थे, तो क्राइस्ट का किलर्स मानते थे, उनके साथ भेदभाव होता था, गेटोज़ में रहना पड़ता था, ज़मीनें हथियाने का हक नहीं था, पीरियडिक वायलेंस का सामना करना पड़ता था। तो जब हिटलर का समय था, तो हिटलर भी ज्यू से घृणा करता था, लेकिन उसकी हेट्रेड, अच्छा ये जो यहाँ पे सताया जाता था, तो इसका सॉल्यूशन था कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हो, तो यू विल बी क्रिश्चियन एंड दे यू विल नॉट बी परसिक्यूटेड। तो कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी वाज अ सॉल्यूशन फॉर देम। जैसे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन्होंने भी ये तरीका अपनाया था। दोनों तरीके इनह्यूमन हैं, जो आदमी की फ्रीडम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दिस इज़ 100% अनएक्सेप्टेबल कि किसी की विल के खिलाफ उसका रिलीजन कन्वर्ट कराया जाए। तो मुस्लिम्स डिड दिस ड्यूरिंग देयर टाइम एंड क्रिश्चियंस इवन डू दिस इन इंडिया। लेकिन उस समय हद थी, ज़बरदस्ती की जाती थी कन्वर्जन के लिए। लेकिन हिटलर के साथ क्या था कि हिटलर जो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस, जो हमने ऊपर हार्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी, तो विच हेल्ड दैट कन्वर्जन वाज नो सोल्यूशन। तो उसके हिसाब से जो कन्वर्जन है, यानी कि अगर कन्वर्ट करके उन्हें क्रिश्चियन बना दिया जाए, तो उससे वो संतुष्ट नहीं था। मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ज्यूइश प्रॉब्लम का कन्वर्जन कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि ज्यूइश क्या है, बाय रिलीजन दे आर कॉल्ड ज्यूइश। अगर वो क्रिश्चियन बन जाएंगे तो दे विल नॉट रिमेन ज्यूइश। लेकिन वो उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मानता। इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। पूरी तरह से उन्हें खत्म करना ही इसका सॉल्यूशन है, फॉर रिटेनिंग और फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस। अब देखिए यहाँ पे डेट दी गई है कि 1933 से 1938 के बीच में उनको आतंकित किया गया, मतलब डराया धमकाया गया। पॉपुलाइज्ड का मतलब होता है कि उनकी हालत इतनी बिगाड़ दी गई कि बेचारे भीख मांगने को तरसने लगे। गरीबी एंड सेग्रीगेटेड मतलब उन्हें सेपरेट कर दिया गया। किनको? ज्यूज़ को।
कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। अब ऐसी स्थिति में या तो वो देश छोड़ के चले जाएं, मतलब लीव द कंट्री, या फिर मरे वहीं पे। दूसरा फेज स्टार्ट हुआ, मतलब जो ज्यूज़ का खात्मा था, जो अनडिजायरेबल पीपल का, वो तरीके से अपनाया गया। शुरू में जब वो गद्दी पे बैठता है, मतलब बिकम्स चांसलर, तो ये तरीके अपनाता है, इग्नेशिया प्रोग्राम पर चला जाता है। द नेक्स्ट फेज 1939-1945। उसके बाद दूसरा फेज है 1939-1945। एक 1933 से 1938, मतलब पोलैंड के आक्रमण के पहले, और एक है 1939 पोलैंड पे आक्रमण के बाद, यानी जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1945 में हिटलर की डेथ तक, वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने तक। तो दूसरे फेज में क्या होता है, एम्ड एट कंसंट्रेटिंग देम, तो कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए जाते हैं, जिसका हमने पिछली बार जिक्र किया था। तो उनके लिए अलग जगह निर्दिष्ट की जाती है, तारों के बड़े बड़े बाड़ लगा के उनके अंदर उनको ढकेल दिया जाता है, और इवेंचुअली किलिंग देम, और अंत में वहाँ उनको मार दिया जाता है गैस चैम्बर्स में। ये घटना पोलैंड में हुई थी, मतलब पोलैंड में कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे, और वहाँ पे बड़े पैमाने पर जो अनडिजायरेबल पीपल थे उन्हें ख़त्म किया गया। तो अब रेशियल स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या किया, उसके बाद अब आते हैं हम और पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या किया। वो है रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है हमारा ड्रीम, हमारा सपना क्या है, हम क्या देखना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो रेशियल स्टेट ही यूटोपिया था नाजीज़ का। अंडर द सैड ऑफ वॉर, मतलब वॉर तो चल ही रहा था, द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल। तो वॉर का बहाना बना के नाजीज ने रियलाइज़ का मतलब होता है साकार करना, यहाँ पे सपना साकार करने जैसा है, मतलब सपने को सच करना, मतलब जो वो करना चाहते थे वो अगर वो कर पाएँ तो दे विल बी रियलाइजिंग देयर गोल। तो उन्होंने मर्डरस, मर्डरस मतलब भाई किलिंग, रेशियल आइडियल को फॉलो करना शुरू किया। जो उनका रेशियल स्टेट इस्टेब्लिश करने का जो सपना था वो मर्डरस था, उसको करना शुरू किया। देखिए जिनोसाइड एंड वॉर, जिनोसाइड मतलब होता है कि बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या, और वॉर में भी बड़े पैमाने पर, हालांकि वो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी पीपल होते हैं, तो वहाँ पे भी उनकी सोल्जर्स की काफ़ी डेथ होती है वॉर में, और जिनोसाइड में भी जो सिविलियन पीपल्स हैं उनकी डेथ होती है। तो नरसंहार कहा जाए, बड़े पैमाने पर या वॉर, दोनों सिनोनिमस थे। टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, सेम कॉइन मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डेथ यहाँ भी है बड़े पैमाने पे, और लार्ज स्केल डेथ यहाँ भी है। ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप। पोलैंड पे कब आक्रमण किया था, मैंने पिछली बार आपको बताया था 1939 पर, 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे आक्रमण किया जाता है, उसे बांट लिया जाता है। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज अनेक्स टू जर्मनी। तो पोलैंड का जो उत्तरी और पश्चिमी, यानी ऊपर और इधर की तरफ जो इलाका होता है, वो जर्मनी अपने में अनेक्स कर लेता है, मतलब अपनी टेरिटरी में मिला लेता है। जर्मनी का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, उसमें मिला लेता है, क्योंकि जर्मनी से लगा हुआ था पोलैंड। पोल्स वर मतलब पोलैंड के रहने वाले लोग, पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स, और उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया गया। मतलब देखिए, पोलैंड पे आक्रमण करने के बाद जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उन्हें भगा दिया गया, जिससे कि वहाँ पर जो जर्मन्स ले जाके बसाए जा रहे हैं, या जो वहाँ जर्मनी के जर्मन पीपल ऑलरेडी रहते थे, जिनकी परसेंटेज बहुत कम थी, 3% से भी बिलो थे, वो वहाँ उनके घरों को अक्वायर कर लें, उनकी ज़मीन को अक्वायर कर लें। एंड प्रॉपर्टीज़ बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाई एथनिक जर्मन्स। एथनिक जर्मन्स मतलब वहाँ पे जो जर्मन्स की कम पॉपुलेशन रहती थी, इसलिए यहाँ पे एथनिक जर्मन्स लिखा गया। तो वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को ऑक्यूपाई कर लें, बने बनाए घर, बने बनाए खेत, प्रॉपर्टीज़। अब देखिए बेचारे घर छोड़ छोड़ कर जो पोलैंड वासी थे उन्हें जाना पड़ रहा था, उनके घर से उन्हें हटा दिए, उनके कंट्री से उन्हें हटा, क्योंकि जब 1939 में आक्रमण होता है, 1939 में, उसके पहले एक ट्रीटी होती है रशिया और जर्मनी के बीच में, कि दोनों एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, और अगर दोनों पर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो दूसरा मदद के लिए आएगा। अब बीच में मान लीजिए पोलैंड है, तो जर्मनी भी पोलैंड का कुछ हिस्सा लेता है और रशिया भी पोलैंड का कुछ हिस्सा, दोनों बांट लेते हैं आपस में, और ये जो पैक्ट होता है, दोनों के बीच संधि होती है, उसके बाद ही आक्रमण करता है जर्मनी। फिर रशिया भी आक्रमण कर देता है सितंबर में ही। तो इट वॉज डिवाइडेड। अब रशियंस भी पोल से घृणा करते थे, और जर्मनी तो अपना रेशियल स्टेट का यूटोपिया रियलाइज़ करने के लिए, साकार करने के लिए वहाँ पर जर्मन्स को सेटल करा रहा था। तो बिहाइंड टू बी ऑक्युपाइड बाई एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्युपाइड यूरोप, पोल्स वर देन हर्डेड। जैसे जानवरों का झुंड होता है ना, झुंड बना के उनको हाँका जाता है डंडी से, हट 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 करके। तो पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल, जानवर की तरह उनको भगा दिया गया इन अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट। देखिए जब पोलैंड पे आक्रमण करने के बाद पोलैंड का जो हिस्सा जर्मनी ने अक्वायर किया था, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे जनरल गवर्नमेंट नाम दिया गया, जहाँ पे गवर्नर था और उसका कार्यालय था, उसके अधीन एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वहाँ पर उन्हें ढकेल के कर दिया गया। वहीं पे कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह थे, वहीं पे जो जेनोसाइड वगैरह बड़े पैमाने पर अनडिजायरेबल पीपल की किलिंग्स होती थी,
द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, किस्मत, ऑफ ऑल अनडिजायरेबल, जितने भी अनडिजायरेबल थे ऑफ द एम्पायर मतलब जर्मनी के, उन्हें सबको जनरल गवर्नमेंट के इलाके में भेज दिया जाता था। मेंबर्स ऑफ द पोलिस इंटेलिजेंसिया, अब जैसे पोलैंड के रहने वाले जो पोलिस इंटेलिजेंसिया मतलब जो पढ़े लिखे जो बुद्धिमान लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहा जाए, द इंटेलेक्चुअल एलिट वर्ग, तो वो रहेगा तो निश्चित है कि आंदोलन और क्रांति के लिए लोगों को उकसाएगा। तो उन्हें खत्म किया गया, वो मर्डर्ड इन लार्ज नंबर, मतलब बड़े पैमाने पर उन्हें मार दिया गया। इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइल, सर्वाइल मतलब दास, मतलब जो आप हो बस मानना ही मानना है। इंटेलेक्चुअली मतलब मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली मतलब धार्मिक रूप से अध्यात्म रूप से स्ट्रांग, जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो। तो ऐसे सब लोगों को मार दिया गया जिस प्रकार से वहाँ पर कॉमन पीपल रह जाएं, हु आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, हु आर नॉट स्पिरिचुअल, तो वो बहुत आसानी से दासता को स्वीकार कर लेंगे, बिकम स्लेव। पोलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस, अब देखिए पोलैंड में भी जो आर्यंस जैसे दिखते थे, मतलब लुक्ड लाइक आर्यंस, और फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स, ओ उनकी माँओं से उन्हें छीन लिया जाता था। अरे भाई ये तो ब्लू आइट दिखता है, ब्लॉन्ड है, ये आर्यन रेस का होगा। एंड एग्जामिन बाय रेस एक्सपर्ट्स, क्या बात है, उस समय रेस एक्सपर्ट्स भी थे वहाँ पे जो नस्ल की पहचान करते थे कि ये सच में आर्यन रेस का है कि नहीं है। तो रेस एक्सपर्ट्स के बाद भेज दिया जाता था, इफ दे पास द रेस टेस्ट, अगर वो रेस टेस्ट को पास कर लेते थे वो बच्चे जो माँ से छीने गए थे, दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज, तो उन्हें जर्मन फैमिलीज में दे दिया जाता था। एंड इफ़ नॉट दे वर डिस्पोजिटेड, और अगर वे उस टेस्ट को पास नहीं करते थे, मतलब टेस्ट में नहीं पाया जाता था कि वो जर्मन मतलब आर्यन रेस के हैं, तो उन्हें ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था, मतलब उनकी माँ को वापस नहीं किया जाता था, अनाथालय में भेज दिया जाता था, जहाँ पर वो कहीं ना देर सवेर ख़त्म ही हो जाते थे। विद सम ऑफ द लार्जेस्ट घेटोज, अच्छा घेटोज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो स्पेशली सेग्रीगेटेड सेपरेटेड इलाका रहने के लिए, जहाँ पर एक ही खास प्रकार की कम्युनिटी रहती हो, तो बड़े बड़े घेटोज बनाए गए, वहाँ ले जाके ढकेल के कर दिया गया अनडिजायरेबल पीपल को, मतलब जर्मन सेटलमेंट का इलाका एकदम अलग कर दिया गया। एंड गैस चैम्बर्स, वहाँ पे गैस चैम्बर्स में उनको डाल दिया जाता था, गैस की वजह से उनकी डेथ होती थी। द जनरल गवर्नमेंट आल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड्स फॉर द ज्यूज़, अब आप इसको मत भूलिएगा कि जनरल गवर्नमेंट का जो इलाका था वो आप कह सकते हो कि दे वर द किलिंग फील्ड्स फॉर द ज्यूज़, एक प्रकार से जनरल गवर्नमेंट का क्षेत्र, एरिया, रीजन किलिंग रीजन था, किलिंग फील्ड था ज्यूज़ के लिए। यानी अगर एक प्रकार से ये जनरल गवर्नमेंट का रीजन है तो ये पूरी की पूरी फील्ड किलिंग होगी, क्योंकि ज्यूज़ को लाके यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता था। ये देखिए यहाँ पे कैरेज है, दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेट कार्स जो ढुलाई का काम करती थी, यूज टू डिपोर्ट ज्यूज टू द डेथ चैम्बर्स, तो डेथ चैम्बर्स में बड़े बड़े चैम्बर्स बनाए जाते थे, कमरे नुमा, हॉल नुमा, तो वहाँ पर ज्यूज़ को इसमें से ला ला कर वहाँ डाल दिया जाता था। क्या बीतती होगी उनके ऊपर, ओहो। स्टेप्स टू डेथ, इसे मैं इस ट्यूटोरियल में नहीं रखना चाहता हूँ, इसे मैं इस पर अगला ट्यूटोरियल बनाऊँगा, और यूथ इन जर्मनी पर भी अलग ट्यूटोरियल बनेगा। तो इस ट्यूटोरियल में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इधर जिप्सीज़ के बारे में लिखा है, और इधर पॉपुराइज जो मैं सब बता ही चुका हूँ आपको, परसिक्यूशन और यूजरस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ पिक दी गई है, पुलिस एस्कॉर्टिंग जिप्सीज़, जिप्सीज़ है सबके सब, इन्हें ले जाया जा रहा है। हु आर बीइंग डिपोर्टेड टू ऑस्विच, ऑस्विच बहुत ही फेमस कंसंट्रेशन कैम्प था, ये 1943-1944 की बात है, वहाँ ले जाके इन्हें डाल देना है। और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के बारे में बताया, वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड आर्यंस, आर्यंस की ब्रांच थी, और वो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते थे, और उनका कहीं ना कहीं जर्मन ओरिजिन था, मतलब आर्यंस थे तो कहीं ना कहीं जर्मनिक ओरिजिन उनका होगा। इसके अलावा सोर्स ए और सोर्स बी हमें बाद में पढ़ना है, इसे मैं यहाँ नहीं पढ़ने चल रहा हूँ, या आप देख ही लेते हैं क्या लिखा गया है। इसमें ये बताया गया है कि इस पृथ्वी पर कोई भी ज़मीन का टुकड़ा आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता, नॉट अलेटेड टू एनी वन नॉर इज इट प्रेजेंटेड टू एनी वन एज गिफ्ट, मतलब ऐसे ही नहीं मिल जाता, उपहार के रूप में कोई आपको नहीं दे देगा, बल्कि ये नियत किस्मत से मिलता है उन लोगों को जिनके मजबूत इरादे होते हैं, हिम्मत होती है अक्वायर करने की, मतलब इस पृथ्वी पर आपको चीज़ें अक्वायर करनी पड़ती हैं विद योर करेज डिटर्मिनेशन। द स्टर्म टू प्रिजर्व इट, मतलब अक्वायर भी करिए, उसके बाद उसे आप सुरक्षित भी रखने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। एंड इंडस्ट्री, यानी आपको मेहनत करनी आनी चाहिए, परिश्रमी होने चाहिए कि आप उस पर हल चलाकर उसमें से उत्पादन भी कर सको। मतलब इस पृथ्वी पर नथिंग यू गेट फ्री, आपको अपनी मेहनत से अर्जित करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। द प्राइमरी राइट ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ द राइट टू लाइफ, अच्छा इसके मतलब ये भी है कि दुनिया में सबसे प्रमुख जो अधिकार है मानव का वो है
राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। लेकिन ये जीवन का अधिकार भी आपको बनाए रखने के लिए आपको आपके पास वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ओनली दोज कैन हैव दिस राइट टू लाइफ। हैंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस राइट अ विगोरस नेशन विल ऑलवेज फाइंड वेज। तो अगर वहाँ के लोग इस प्रकार से हैं जो राइट टू लाइफ की कीमत समझते हो, तो वो नेशन बहुत ही स्ट्रांग होगा। विल ऑलवेज फाइंड वेज ऑफ अडॉप्टिंग इट्स टेरिटरी टू इट्स पॉपुलेशन साइज। और वो अपनी ताकत के बल पर अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी टेरिटरी को अडाप्ट करेगा, मतलब घटाएगा बढ़ाएगा। अब घटाता कौन है, वो बढ़ा ही लेगा। इसीलिए पोलैंड पे आक्रमण किया था उसने, हालांकि वो तो रेशियल यूटोपिया का एक हिस्सा था। इन एन इरा, मतलब ऐसे टाइम में व्हेन द अर्थ इज ग्रेजुअली बीइंग डिवाइडेड अप। अब देखिए यहाँ पर ये मेन कैंप का हिस्सा है और ये सीक्रेट बुक का हिस्सा है। मेन कैंप उसने जेल में लिखी थी 1924 में। तो पृथ्वी का हिस्सा काफ़ी कुछ अलग अलग देशों में बढ़ता चला जा रहा है। सम ऑफ विच एम्ब्रेस आलमोस्ट इंटायर कॉन्टिनेंट्स। कुछ तो इतने बड़े बड़े देश हैं जैसे रशिया वगैरह हो गया कि एक महाद्वीप जैसे बड़े हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया। वी कैन नॉट स्पीक ऑफ ए वर्ल्ड पावर इन कनेक्शन विद द इंफॉर्मेशन हुज पॉलिटिकल मदर कंट्री इज लिमिटेड टू द एब्जर्ड, मतलब बड़ा भद्दा अकवर्ड एरिया ऑफ 500 किलोमीटर्स। तो उसने कहा कि कुछ देश तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो देश जो सिर्फ 500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ हो, मदर कंट्री मतलब हमारी मातृभूमि, वो वर्ल्ड पावर का दावा कैसे कर सकता है। कैन नॉट बिकम अ वर्ल्ड पावर, मतलब जर्मनी के बारे में कह रहा है कि जर्मनी को अपनी टेरिटरी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें दिया गया है कि सोर्स ए और बी में व्हाट डू दे टेल यू अबाउट हिटलर्स इंपीरियल एम्बिशन। सीधी सी बात है, टेरिटरी एक्सपेंशन। व्हाट डू यू थिंक महात्मा गांधी वुड हैव सेड टू हिटलर अबाउट दीज आइडियाज़। अच्छा, महात्मा गांधी के लेटर्स आगे दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ज़रूरत से ज़्यादा ना लेने की बात, ज़रूरत से ज़्यादा ना कंज्यूम करने की बातें किया करते थे और ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट की बात करते थे, जो कि हिटलर बिल्कुल नहीं करता था। और कुछ है, देख लेते हैं। वैसे इस मैप में मैं आपको समझा दूं कि ये है जर्मनी, ये है पोलैंड। आप ये मान लीजिए कि मतलब इतना इलाका मान लीजिए ये हो गया जर्मनी के पास, बाकी इलाका जो है वो चला गया रशिया के पास। तो यहाँ पे जनरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी गई। बाद में 1941 में आक्रमण कर देता है, ट्रीटी को तोड़ देता है जर्मनी, और फिर ये पूरे पोलैंड को लेते हुए वो पहुँच जाता है रशिया में। इधर कुछ हिस्सा जो पोलैंड का था वो स्लोवाकिया को भी दिया जाता है, मतलब वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट पोलैंड वॉज अटैक्ड बाय जर्मनी इन 1939, दैट स्टार्टेड द वर्ल्ड वॉर। और पोलैंड को उसने आक्रमण किया था अपनी लेवेंसराम जो पॉलिसी थी उसके तहत, और आसपास के जर्मन्स और अपनी पॉपुलेशन से भी जर्मन्स को इस्टेब्लिश करने की वहाँ कोशिश की थी। तो ये ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।